हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स होती है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड के रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला, क्या कम एनएवी वाला म्यूचुअल फंड बेहतर है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त आपको एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू को डिसाइडिंग फैक्टर नहीं मानना चाहिए। ये एक मिथ है कि कम एनएवी वाला ओपन एंडेड फंड में पोजीशन लेना अच्छा है, क्योंकि आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जिसका मीनिंग है ज़्यादा रिटर्न। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि हाई और लो एनएवी का फंड के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। एनएवी फंड के परफॉर्मेंस से हमेशा चेंज होते रहता है, जो मार्केट एंड फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है। दूसरा, डिविडेंड या ग्रोथ प्लान के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है? मोस्ट ओपन एंड फंड स्कीम्स तीन ऑप्शंस में अवेलेबल है: डिविडेंड, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ ऑप्शन में जो भी प्रॉफिट्स हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम कमाती है वो हमें पे नहीं किया जाता। जो प्रॉफिट्स होता है वो उसी म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती है एंड कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। वही डिविडेंड ऑप्शन में जो भी प्रॉफिट हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम कमाती है वो हमें पे किया जाता है। डिविडेंड ऑप्शन में पहले प्रॉफिट के वजह से एनएवी बढ़ती है, और ये प्रॉफिट जब इन्वेस्टर को पे किया जाता है तो वो एनएवी कम हो जाती है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड डिविडेंड ऑप्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है एंड उसी अमाउंट से उसी म्यूचुअल फंड में एडिशनल यूनिट्स बाय किए जाते हैं। यहाँ पे उसका कैपिटल अप्रिसिएशन यूनिट्स एंड थोड़े मात्रा में एनएवी बढ़ने से भी होता है। तो यहाँ पे देखने जाए तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिविडेंड ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको म्यूचुअल फंड से मिलने वाले प्रॉफिट अमाउंट की ज़रूरत ना हो तो। अगर लंबे समय की अवधि यानी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो ग्रोथ ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। यह एनएवी के साथ आपका कंपाउंडिंग कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। तीसरा, म्यूचुअल फंड में टैक्स एंड कौन कौन से चार्जेस लिए जाते हैं? म्यूचुअल फंड में टैक्स और उनके बेनिफिट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। करंट लॉ के हिसाब से म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ये टैक्स म्यूचुअल फंड स्कीम के टाइप एंड टेन्योर पे डिपेंड होता है। एंड कैपिटल गेन टैक्स टू टाइप के होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर कोई इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है और उसका होल्डिंग पीरियड यानी उसका टेन्योर 12 महीने से कम है तो इस सिनारियो में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और वो 15% ऑफ कैपिटल गेन होगा। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड यानी टेन्योर 12 महीने से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा और वो 10% ऑफ कैपिटल गेन होगा। अब ये कैपिटल गेन होता क्या है आपको मैं बता दूं। समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की है और आपका वैल्यू अगर 1.50 लाख रुपीज़ होता है, इट मीन्स आपका कैपिटल गेन जो हुआ है वो 50,000 हुआ है और इस 50,000 पे ही आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल भर में होने वाले पहले 1 लाख रुपीज़ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख रुपीज़ है तो पहले 1 लाख रुपीज़ पे ही कोई आपको टैक्स नहीं देना है और सिर्फ 50,000 पे ही आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना होगा। अब बात करते हैं नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की। अगर होल्डिंग पीरियड 36 मंथ या उससे कम है तो इन्वेस्टर को इनकम टैक्स के स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लागू होगा। अगर होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से ज़्यादा होगा तो 20% टैक्स इंडेक्सेशन से इन्वेस्टर को टैक्स भरना होगा। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में डिविडेंड टैक्सेशन क्या होता है। म्यूचुअल फंड में डिविडेंड स्कीम में डीडीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रक्शन टैक्स लगता है। यहाँ पे एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टर के हाथ में डिविडेंड देने से पहले ही डीडीटी इन्वेस्टर के बिहाफ में भर देती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को डीडीटी नहीं अलग से पे करना होता। डीडीटी रेट डिपेंड करता है स्कीम के टाइप पे। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम पे डीडीटी रेट होता है 10% प्लस 12% सर चार्जेस प्लस 4% सेस इक्वल टू 11.64%। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम पे 25% प्लस 12% सर चार्ज प्लस 4% सेस इक्वल टू 29.12% होता है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में। एएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक इक्विटी स्कीम होता है। एएलएसएस स्कीम टैक्स बेनिफिट देने वाली एकमात्र म्यूचुअल फंड स्कीम है जो 1.5 लाख रुपीस पर एनम अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स के एक्ट में क्वालिफाई करती है। एंड ईएलएसएस स्कीम 3 सालों के लिए लॉकिंग होती है, यानी ईएलएसएस में इन्वेस्ट किए गए पैसे 3 साल तक आप विड्रॉल नहीं कर सकते।
अब समझते हैं एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। यूनिट्स रिडीम करते समय 0.001% का एसटीटी लागू होता है। ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न से ही डिडक्ट किया जाता है, तो इन्वेस्टर को अलग से पे करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के ऊपर पूरी विस्तार से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके वैल्यूएबल कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।